हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपनी एक एक्सरसाइज जो कर रहे थे अलजेब्रा और मैट्रिक्स टॉपिक्स की हम बात कर रहे थे। कल जो वीडियो थी वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कैंसिल हो चुकी थी, तो उसको आगे आज एक्सप्लेन कर देते हैं। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसके कारण से हम उसको नहीं करवा पाए। तो जो अभी हमारे पास जो टॉपिक्स है वो था, हम कर रहे थे एक मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, उसके बीच में उसको कैसे डिनोट किया जाता है, क्या उसके बीच में बनाया जाता है। तो उसको शुरू से कर देते हैं आज दोबारा से। देखो, हमने इसके बीच में क्या कहा था कि जो ए होती है, हम मैट्रिक्स को ए आई जे से डिनोट करते हैं, और उसमें एम इंटू एन जो होते हैं, एम मल्टीपल एन उसका ऑर्डर होता है, और एम जिसको हम क्या डिनोट करते हैं, रो, और एन जिसको डिनोट करते हैं कॉलम्स। तो हम इसकी बात कर रहे थे, और साथ में हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है ए आई जे की फॉर्म में लिखा होता है। तो आई का भी हमने बताया था वो क्या होती है, रो ही होती है, और जो जे होता है वो क्या होता है, कॉलम होते हैं। तो इसके बारे में आगे कंटिन्यू करते हैं जो आज हम टॉपिक कर रहे थे अपना। तो उसमें सबसे पहले जो बात आती है वो ये था हमारे पास कि जैसे हमने देखो इसकी टॉपिक में हमने क्या लिया था, आई को 1 2 3 4 और लास्ट में जाके एम तक लिखा था। ये एम कहाँ से लिखा, यही था एम मल्टीपल बाई एन। एम ये रो होती है, तो हम आई भी रो को डिनोट करते हैं, तो आई हमारे पास कहाँ तक जाती है, एम तक जाएगी। तो हम इसको फर्स्ट नंबर वन, यानी कि नेचुरल नंबर जो हमारे पास वन से होता है वहाँ से इसको शुरू करते हैं। और जे की बात करते हैं तो जे भी 1 2 3 4, और ये भी कहाँ तक आपके पास जाने वाला है, लास्ट नंबर जो हमारे पास क्या था, एन, तो यहाँ तक जाने वाला है। तो हम इसके बीच में कल क्या बता रहे थे आपको कि हम क्या करते हैं, पहले रो जो है ना, रो के एक नंबर के साथ कॉलम के प्रत्येक नंबर को देखते हैं। जैसे 1 के साथ 1 को देखेंगे, फिर 1 के साथ 2 को, फिर 1 के साथ 3 को, फिर 1 के साथ 4 को, फिर 1 के साथ, ऐसे लास्ट तक कहाँ तक जाएंगे, एन तक। फिर जब ये सारे का सारा हो जाएगा, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 2 के साथ देखना, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, और 2 का एन के साथ। फिर उसके बाद 3 का देखेंगे, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, और 3 का एन के साथ। तो ऐसे इसको क्या करते हैं, कंटिन्यू करते चलेंगे। तो अभी हम बात जो इसके बीच में कर रहे हैं वो सबसे पहले देखो, हम 1 का 1 के साथ देखते हैं। तो हमारे पास आई के बीच में उठाते हैं, आई का 1 लिया और जे का भी 1 लिया, तो एक मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी A11। जब वन आई का 1 लेंगे और जे का 2 लेंगे, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगी 1 और 2। देखो मैंने इसको 1 2 क्यों लिखा, जबकि ये क्यों नहीं लिखा, A21 क्यों नहीं लिखा। हमारे पास जो आई है, आई इज इक्वल टू 1 है, और ये रो है। तो मैंने कहा था हम रो को एज इट इज लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल फेस पे लिखेंगे। और जब हम रो को हॉरिजॉन्टल फेस पे लिख रहे हैं, तो वहां से क्या होगा हमारे पास कि जो रो है हम रो में ही लिखेंगे। जैसे ये मैं अभी ऐसे कैसे लिखते जा रहा हूँ, तो मैं रो में लिखा, ये रो फर्स्ट था, रो ये दिखा रहा है 1 1 का मतलब क्या, फर्स्ट रो, ये किसको दिखाता है, रो को। और जो इसके बाद वाला नंबर है किसको दिखाएगा, कॉलम को, क्योंकि यही मतलब होता है जो ए आई जे लिखा था कि पहले रो होगी और दूसरा क्या होगा, कॉलम होगा। तो हमने रो अभी 1 ही लिखा है। हम यहाँ से देखो जो आई ले रहे हैं वो 1 ही ले रहे हैं। 1 का 1 के साथ देखेंगे, फिर 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, और 1 का एन के साथ। तो आई जो है हमारे पास रो है, यानी कि 1 आ रहा है। तो 1 के बाद हमने कॉलम का 2 लिया। तो इसी चीज को डिनोट करते हुए हमारे पास ये चीज आया है कि जो ये A11 लिखा गया, ये A1 का 1 के साथ डिनोट किया गया। उसके बाद 1 का 2 के साथ कर रहे थे, तो जो आई था, आई में 1 था, यानी कि रो 1 ही है, रो 1 थी। तो ये इस प्रकार से आगे चला गया, यानी कि A1 के बाद क्या आ गया, A12। फिर 1 का 3 के साथ देखा, आई तो क्या थी, रो, और जे क्या था, कॉलम। तो यहाँ से डिनोट हो गया, मतलब A13 आ गया। पहला जो नंबर था रो था, इसलिए हम इसको क्या लिखते जा रहे हैं, A11। उसके बाद A12, उसके बाद A13, और A14, ऐसे ही लास्ट में डॉट डॉट लगा के क्या आ जाएगा, A1N। देखो मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, जो ये फर्स्ट है ये रो को डिनोट करता है। तो फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, और रो तो ऐसे ही होगी ना, तो इसलिए नंबर को इस प्रकार से रिप्रेजेंटेड किया। यदि हम दूसरी बात करते हैं, हमने जे में बात करते हैं, जे में हमने 1 लिया, तो ये फर्स्ट कॉलम को दिखाता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम ही तो है। ये 2 सेकंड कॉलम को दिखाता है, तो ये सेकंड कॉलम तो बन रहा है। ये 3 थर्ड कॉलम तो बन रहा है। ये 4 फोर्थ कॉलम बन रहा है, और ये फिफ्थ, सॉरी एन जो है लास्ट में हमने टर्म लिया था, तो ये कौन सा कॉलम है, एन कॉलम है। तो ये सारे के सारी जो आपके पास मैट्रिक्स है वो इसी प्रकार से आप लोगों के पास ये सारी की सारी बनाई गई है। तो यदि इसकी बात करें, A11 लिया, A12, A13, A1 आई जे लिख दिया उन्होंने, आई जे, या फिर आप ऐसे ही भी कर सकते हो इसको, लास्ट में आई से डिनोट कर दिया, आई जे से, और लास्ट में आई एन से। आप इस चीज़ को छोड़ देना फिलहाल, बीच में से इसको निकाल देना, उसको बाद में करने वाले हम, इसका चीज कैंसिल कर दो। उसके बाद देखो 1 का तो हम कर चुके हैं, फिर हम क्या करेंगे, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, और 2 का n के साथ। तो 2 का मतलब क्या हो गया, आई की बात करें सेकंड रो, तो सेकंड रो में चले गए, सेकंड रो ऐसे जाएगी ना, ये सारी सारी 2 का 1 के साथ आया, फिर 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, और 2 का 4 के साथ। आप लोगों को मैं इसको ना एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, तो वहाँ से आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो हमारे पास एक ऑर्डर दिया गया है, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमें बताया है 3 × 2। कहता है आप लोगों को इसके बीच में क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनानी है। 3 × 2 के ऑर्डर में एक मैट्रिक्स बनानी है। देखो हम इसको कैसे बना पाएंगे, इसको एक वाइट पेपर पे ले लेते हैं, वहाँ पे आसानी से कर लेंगे।
ऑर्डर क्या गिवन है 3 मल्टीपल बाई 2, जो ये है फर्स्ट है, ये आई को डिनोट करता है। अब ये 3 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर 1 से शुरू कर इसको 3 तक जाएंगे। उसके बाद जे 2 लिखा होता है तो 1 से 2 तक जाएंगे। ये बात क्लियर होगी। अब इस 1 की इस 1 के साथ कंपेरिजन करेंगे और इसके साथ कंपेरिजन करेंगे। जब देखो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या बनने वाली है, जब कोई नंबर्स नहीं है तो हम ए ही लिखते हैं। 1 की 1 के साथ कंपेरिजन किया तो 1 1 आ गया, 1 की 2 के साथ कंपेरिजन किया तो 1 2 आ गया, क्योंकि ये फर्स्ट रो है, हम फर्स्ट रो में ही लिखते जा रहे हैं। अब उसके बाद आगे नहीं लिख सकते क्योंकि आगे नंबर खत्म हो गया तो रो खत्म हो जाती है, तो हमने ऐसे क्या किया, मैट्रिक्स को बंद कर देते हैं। अब 2 का 1 के साथ करना था, जो ये 2 है ये रो है, मतलब सेकंड रो, तो सेकंड रो में नीचे जाएंगे, सेकंड रो के नीचे आएगी यानी कि 2 1। उसके बाद 2 का 2 के साथ करेंगे तो 2 2 हो जाएगा। उसके बाद जब 3 का 1 के साथ देखेंगे तो इसी के नीचे A3 1 बची है, इसको रहने दो, मैं इधर लिख देता हूँ, मैट्रिक्स को दोबारा से बना देता हूँ कि जो आपके पास बनी थी A1 1 हो जाती है, A1 2 A2 1 और A2 2, ये तो हम कर चुके हैं। उसके बाद 3 का जब 1 के साथ देखा तो 3 कौन सा है, रो का, यानी कि थर्ड रो जा रही है, और 1 किसका, कॉलम का, यानी कि फर्स्ट कॉलम। देखो थर्ड रो यहाँ आएगी और फर्स्ट कॉलम अभी हमारे पास ये जो चल रहा है यहाँ से बनेगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे A3 1, उसके बाद A3 2, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी 3 into 2 के ऑर्डर्स में। 3 into 2 के ऑर्डर्स का मतलब क्या था, रो 3, देखो रो इसमें 3 है, 1 2 3 रोज हो जाती है। और उसके बाद कॉलम 2 बोला गया, तो कॉलम 2 का मतलब क्या, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। तो किसी भी प्रकार की जो मैट्रिक्स होती है वो इस प्रकार से बनती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और यही सेम चीज़ जो थी इन्होंने ये ऐसे बनाई हुई थी, जिस ऑर्डर्स के बीच में जो आपको दिया था एम मल्टीपल बाय एन के बीच में, तो एम मल्टीपल बाय एन के ऑर्डर के बीच में यही आपके पास एक मैट्रिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो आती है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है कि कई बार हमारे पास क्या होता है ना, जो सिर्फ एक डायगोनल्स होता है उसके जो नंबर्स होते हैं कुछ ना कुछ गिवन्स होते हैं, अदरवाइज जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स ऐसे कोई गिवन है, ये ए मैट्रिक्स हम इसको मान लेते हैं, और इस मैट्रिक्स में ये लिखा हुआ है 5 7 3, और बाकी जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं, मान लो मैंने ये 3 into 3 के ऑर्डर में आपके पास एक मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर 3 into 3 था, मतलब 3 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब इसको बताने क्या चाह रहा हूँ, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं आपके पास, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो हम इसको कैसे होंगे कि इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है ना, वो जो ये डायगोनल है, फर्स्ट डायगोनल, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा और बाकी सारे के सारे क्या होंगे आपके पास, जीरो होंगे। तो सिर्फ यही चीज इसके बीच में बताई जाती है, अदरवाइज कुछ नहीं आता। देखो क्या लिखता है, एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए मैट्रिक्स के ए आई जे इज डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इफ यदि आई एंड जे रो एंड कॉलम सरफेस आर इक्वल, कि दोनों के दोनों क्या हो, इक्वल सरफेस पे हो। इक्वल सरफेस का मतलब क्या बता रहा है ये आपको, जैसे हमने ये बोला है अभी आपको कि इस डायगोनल में आपके पास कोई ना कोई नंबर लिखो, यदि आप लोगों को ध्यान से देखो तो ये A11 होगा, और ये जो बीच में था वो A22 होगा, और ये लास्ट में होगा जो A33 होगा, क्योंकि ये ऐसे बना होगा। ये हमने लिखा गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो जो आपके पास ये नंबर है, देखो इक्वल सरफेस पे यहाँ पे 1 1 इक्वल है, यहाँ पे 2 2 इक्वल है और यहाँ पे 3 3 इक्वल है। सिर्फ इसके बारे में बात करते हैं। देखो इन्होंने लिख के भी दिखाया था, A11 A22 A33 एक्सेट्रा आर डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, अब टाइप ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाते हैं कि एक मैट्रिक्स जो होती है वो कितने प्रकार की हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका ये रहता है, अभी तक जो हमने किया वो सिर्फ हमने एक मैट्रिक्स को बनाना सीखा है। बनाने के साथ साथ जैसे रो और कॉलम्स में बनाई थी, उसके साथ साथ ये दिखा था कि हमारे पास जो रो होते हैं वो कौन से होते हैं, हॉरिजॉन्टल फेस पे होते हैं, और जो कॉलम होते हैं वो वर्टिकल फेस पे होते हैं। और एक उसके ऑर्डर्स की बात की थी, ऑर्डर्स क्या होते हैं, जितने भी उसके बीच में एलिमेंट्स होते हैं वो उसको दिखाते हैं कि रो कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। तो अभी हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास टाइप ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैं आपको इस लोगों को बड़े इजी से तरीके से उसको बता दूंगा। बाकी आप इसमें जितने भी थ्योरीज लिखी है आप एक बार उसको पढ़ लेना, रीड कर लेना, तो हो जाएगा आपके पास। तो सबसे पहले टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास जो टाइप्स आती है वो लिखे हुए है रो मैट्रिक्स। देखो रो मैट्रिक्स की यदि हम बात करें तो आपने क्या याद रखना है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके बीच में एक सिंगल रो हो, एक सिंगल रो हो, बस इतना से याद रखना है। कहते हैं मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर्स। तो अब ये देखो 1 और 5 लिखा हुआ है, तो सिर्फ एक ही लाइन तो जा रही है, तो सिंगल रो है। और यदि इसमें बात करें कॉलम 2 है, जैसे हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1 और 5, इस मैट्रिक्स को बंद कर रखा है, तो इसके बीच में 1 और 5 एक सिंगल रो में है, लेकिन कॉलम कितने हैं इसके बीच में, 1 और 1 2, कॉलम 2 है और रो कितनी है 1। यदि हमें इसका ऑर्डर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे 1 मल्टीपल बाय 2। ये तो मैंने आपको वैसे ही बताया, लेकिन आपको याद क्या रखना है, सिर्फ एक रो मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें एक सिंगल रो होती है। देखो इसमें एक सिंगल रो है, इसकी बात करें तो इसमें भी एक सिंगल रो है, और इसमें बात करें तो इसमें भी एक सिंगल रो है। इन्होंने लास्ट में लिखे हुए भी दिखा रखे हैं उनके ऑर्डर्स जो आपके पास रिप्रेजेंट किए हुए हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, हमारे पास आ जाती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स भी सेम वैसे ही रो मैट्रिक्स की तरह होती है, जिसके बीच में क्या होगा, सिर्फ एक सिंगल कॉलम होगा। देखो जब रो मैट्रिक्स की बात करें तो आपके पास कुछ मैट्रिक्स इस प्रकार से लिखी हुई थी। इस प्रकार से मतलब क्या, जैसे 1 और 3 लिख दिया तो एक सिंगल रो में लिख दिया था। अब कॉलम मैट्रिक्स आती है तो जिसके बीच में क्या होगा, सिर्फ एक सिंगल कॉलम होगा। जैसे देखो एक ही कॉलम है,
सॉरी, यदि फर्स्ट की बात करें तो ये देखो एक सिंगल कॉलम है, इसमें भी एक सिंगल कॉलम है और इसमें भी एक सिंगल कॉलम है। फर्स्ट की बात करें तो रो 2 है, जिसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, रो पहले लिखा जाता है, कॉलम बाद में, 2 इंटू 1। यदि इसकी बात करें तो कॉलम तो 1 ही है, लेकिन रो कितनी है, 3, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीपल बाय 1। इसके ऑर्डर की बात करें जिसमें भी रो कितनी है, 4, तो 4 मल्टीपल बाय 1, जो इन्होंने यहाँ पे भी डिनोट करके आपको वो दिखा हुआ है। तो आपको याद क्या रखना है कि कॉलम मैट्रिक्स वो होती है जिसके बीच में सिर्फ क्या होता है, एक सिंगल कॉलम होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए आप लोगों ने एक सिंपल सी टर्म याद रखनी है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके जो ऑर्डर्स होता है, ऑर्डर्स में हमारे पास दो फंक्शंस आए थे, एम मल्टीपल बाय एन, जो दोनों यानी कि नंबर ऑफ रो, एम को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ रो बोलते हैं। एम आपके पास होता है नंबर ऑफ रोस, और एन जो होता है वो आपके पास होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये जो दोनों नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स जहां इक्वल ना हो, जहां दोनों के दोनों क्या हो, इक्वल ना हो, मतलब एम बराबर ना हो एन के, तो वहां आपके पास क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। इसका मतलब क्या बोल रहे हो, देखो एम और एन हम ऑर्डर लिखते थे एम मल्टीपल बाय एन। यदि आपके पास ये दोनों नंबर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं, सेम नंबर नहीं है, तो ये आपके पास क्या होगी, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। मान लो ये 1 है और ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, या फिर ऐसे 2 है, 3 है, 2 है, 4 है, तो मतलब ये दोनों सेम नहीं आने चाहिए। जहाँ ये दोनों सेम आ जाएंगे, जैसे रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, रो 3 है, कॉलम भी 3 है, ये 4 है, ये भी 4 है, तो ये आपके पास हो जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कौन सी हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। और जिसके बीच में ये बराबर नहीं होंगे वो कौन सी होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जो हम अभी कर रहे हैं। तो आपने याद क्या रखना है कि जहां पर m बराबर नहीं है n के, m क्या होता है नंबर ऑफ रो और n क्या होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, जहां वो दोनों इक्वल नहीं है तो कौन सी मैट्रिक्स होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और जहां वो दोनों सेम नंबर हो जाएंगे तो वो कौन सी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। अपनी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखो इसके बीच में जो लिखा हुआ था हमारे पास, एक बार इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनाई गया उसका ऑर्डर क्या था, 2 मल्टीपल बाय 3, क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। नेक्स्ट की यदि बात करते हैं तो इसके बीच में 1 2 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 2, तो इसके मैट्रिक्स क्या होगी, सॉरी इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 मल्टीपल बाय 2। तो दोनों में जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, इसलिए कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी आपके पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर का मैंने अभी भी आपको बता दिया कि जिसके बीच में क्या होगा, आपके पास m और n दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। यदि हम इसकी एक मैट्रिक्स के एग्जांपल की बात करें, मान लो 1 2 3 4, हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो ये 2 इंटू 2 के ऑर्डर में है, जिसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो ये क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। यदि एक ऐसे ही नंबर लेते हैं 1 4 5 3 6 0 -1 2 और 4, तो इसके बीच में ध्यान से देखो 1 2 3, हमारे पास 3 रो हैं और कॉलम की यदि बात करें 1 2 3 और 3 ही इसके बीच में हमारे पास कॉलम है, तो ये 3 मल्टीपल बाय 3, तो ये भी दोनों सेम है और ये भी दोनों सेम है, तो इसलिए किसका पार्ट हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स का, जिसके बीच में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम होते हैं या इक्वल होते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स का वैसे तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जब डायगोनल एलिमेंट आया था तो हमने इसको क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर भी दोबारा से देख लेते हैं इसको। डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या चीज़ है, जिसके डायगोनल का एलिमेंट ओनली एक फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ ना हो, कुछ ना कुछ डाटास में गिवन हो, अदरवाइज सारे सारे क्या हो, जीरो हो। और याद रखना डायगोनल जो एलिमेंट, डायगोनल जो मैट्रिक्स होती है आपके पास, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट होती है, यहाँ से याद रख लेना इसको। द स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब क्या होता है, कभी भी डायगोनल जो मैट्रिक्स होगी वो रेक्टेंगुलर की शेप में नहीं होगी। जैसे मान लो आपके पास ये लिखा हो 1 2 3, ठीक है, अब यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो यहाँ पे भी 0 होने का मतलब क्या है कि एक स्क्वायर का पार्ट है, क्योंकि 3 इंटू 3 के ऑर्डर में जा रही है। यदि इसको थोड़ा सा ऐसे डिनोट करूँ कि मैं ये कभी भी एज नहीं हो सकता आपके पास, जैसे यहाँ पे ये लिखा होगा, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मैंने एक बनाई है 2 मल्टीपल बाय 3, तो इसका डायगोनल ही नहीं बनता। डायगोनल किसका बनेगा, जो आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो इतनी सी बात याद रखनी है आप लोगों को। और इसमें हम आपके पास क्या कर रहे थे कि देखो डायगोनल जो है उसके बीच में कोई ना कोई नंबर रिप्रेजेंट किया गया है, अदरवाइज सारे सारे क्या है, जीरो। तो जैसे बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स में भी डायगोनल में 3 5 1 लिखा है, लेकिन अदरवाइज सारे सारे क्या है, जीरो है। तो हम इस मैट्रिक्स को ना एक ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट की बात करूं तो ए लिखा इज इक्वल टू डायगोनल, DAG डॉट लगाएंगे हम, उसके बाद बस जो डायगोनल में एलिमेंट्स लिखे हैं ना, डायगोनल के बाद वही लिख देंगे 2 और 7, इनके बीच में कोमा वगैरह डॉट वगैरह कुछ नहीं आता, अलग अलग लिखे जाते हैं, रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास यही बन जाता है कि जो मैट्रिक्स ए लिखी हुई है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, डायगोनल में एलिमेंट वो ट्रांसफर कर देंगे 2 और 7, अदरवाइज सारे सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। ऐसे यदि बी की बात करते हैं तो बी में हमारे पास क्या है, जैसे इन्होंने 3 5 1 लिखा हुआ था, तो हम इसके बीच में भी ऐसे डायगोनल, सॉरी यहाँ पे डायगोनल डिनोट करके
उसके बाद जो इसके डायगोनल के एलिमेंट्स हैं बस वो लिख देंगे 3 5 और 1। 3 लिखा, थोड़ा सा स्पेस देके 5 और स्पेस देके 1, तो हमें पता लग जाती है कि डायगोनल का पार्ट है। यदि हम इसको ओपन करना चाहें तो हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायगोनल में एलिमेंट्स लिखे और अदरवाइज सारे सारे क्या कर देंगे, जीरो बना दिया जाएगा। जो इन्होंने लास्ट में ये करके दिखाया, देखो सबसे लास्ट की लाइन में है आपके पास रिप्रेजेंट किया हुआ, ए डायगोनल में 2 7 और बी डायगोनल में 3 5 और 1। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो पार्ट रहता है वो हमारे पास जो सबसे लास्ट लाइन है, कहता है कि डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स में बी, मे और मे नोट बी जीरो। मतलब जैसे ये 2 और 7 लिखा हुआ है, यहाँ 3 5 1 लिखा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कि 5 की जगह जीरो आ गया, तो वो भी आपके पास एक क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आती है स्केलर मैट्रिक्स। देखो स्केलर मैट्रिक्स बड़ा इजी सा है। स्केलर से पहले यदि आपके पास यूनिट या आइडेंटिटी आ जाए तो वो बेटर था। हाँ, ये देखो पहले यूनिट और आइडेंटिटी की बात करते हैं। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बीच में क्या होता है, ये आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही रहेगी, जिसके बीच में क्या होगा कि आपका जो डायगोनल है, देखो यदि वो मैं आप लोगों को इसकी 3 चीज़ों के बारे में डिनोट करने वाला हूँ। आपको याद रखना, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो सबसे ज़्यादा चलेगी हमारे पास, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है, तो इसके बारे में, स्केलर के बारे में, और आपके पास जो अभी हम करके आए डायगोनल मैट्रिक्स, ये तीनों सेम रहती हैं, लेकिन इसके बीच में आपको डिफरेंस बताऊंगा तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसका जो डायगोनल एलिमेंट है ना, उस एलिमेंट के डायगोनल, यानी कि फर्स्ट डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 1 होने चाहिए। यदि ये सारे के सारे 1 हैं तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसको हम I3 से डिनोट कर सकते हैं। ये I3 क्यों लिखा है मैंने, I तो आइडेंटिटी है, ये 3 इसका ऑर्डर लिखा है क्योंकि ये 3 इंटू 3 के ऑर्डर में है। इसको एक, अब मैं आपको पहले बता के आ चुका हूँ कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर का पार्ट रहती है। अब स्क्वायर का पार्ट रहेगी तो क्या होगा, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, दोनों के दोनों इक्वल, यानी कि 3 मल्टीपल बाय 3 दोनों सेम थे। तो हम यहाँ पे 3 मल्टीपल बाय 3 लिखने की बजाय उसको एक ही बार डिनोट कर देते हैं, और वो क्या लिखा, सिर्फ ही 3। ऐसे दूसरे की यदि बात करते हैं, मान लो 2 इंटू 2 के ऑर्डर में बनाते हैं। अब मैट्रिक्स के यदि डायगोनल दोनों 1 1 है तभी आपके पास आइडेंटिटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, I और साथ में 2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये 2 इंटू 2 के ऑर्डर में, अब 3 नहीं लिखेंगे। यदि 3 इंटू 3 के ऑर्डर में होती है तो 3 लिखते हैं, 2 इंटू 2 के ऑर्डर में होती है तो 2 लिखते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या होती है, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अभी हम बात कर रहे थे स्केलर की, जो हमारे पास आई थी अभी। देखो स्केलर में क्या होता है, यदि आपके पास जो मैट्रिक्स हम ले रहे हैं उस मैट्रिक्स में 1 को छोड़कर कोई अदर नंबर आ जाए, 1 ना हो अदरवाइज कोई सा भी हो, लेकिन सारे सेम हो, जैसे अभी हमने वहाँ किया तो 1 1 1 लिखा था डायगोनल में। और यदि स्केलर क्या होती है, स्केलर में भी ऐसा ही चीज होता है, जो उसका फर्स्ट डायगोनल होता है ना, वो कोई अदर नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मान लो 2 2 आ गया सभी में, तो अब ये यूनिट नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है जो हम पहले करके आए। ये कौन सी रहेगी, ये स्केलर रहेगी। मतलब ये तो आपके पास डायगोनल्स के बीच में सभी में 1 1 1 है, तब वो यूनिट या आइडेंटिटी है। यदि 1 को छोड़कर अदर कोई नंबर है लेकिन सारे सेम है, 2 2 2, तब वो आपके पास क्या होगी, स्केलर कहलाएगी। और वही अदर एलिमेंट सारे के सारे क्या होते हैं, 0। तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। इसको जैसे हम पहले अभी I2 I3 से डिनोट करे थे, कैसे नहीं कर सकते। तो बस आपने सिर्फ इसमें याद क्या रखना है कि इस, यदि तो 1 1 लिखा हुआ है तो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है। अदरवाइज यदि 1 को छोड़कर कोई अदर्स उससे ग्रेटर देन नंबर है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन होने सारे सेम चाहिए। जैसे 3 3 है तो 3 होना चाहिए, 5 है तो 5 5 होना चाहिए। तो ये सारे के सारे, तो ये आपके पास क्या कहलाती है कि स्केलर मैट्रिक्स। जैसे इसके बीच में देखो इन्होंने डायगोनल से डिनोट कर दिया कि 3 3 3। जब ये डायगोनल से 3 3 डिनोट कर दिया तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही है, लेकिन ये साथ में कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके सारे जो एलिमेंट है वो क्या है, सेम है। ऐसे ही फिर इसकी बात करते हैं तो ये भी कौन सी है, स्केलर मैट्रिक्स है। डायगोनल में तो डिनोट किया था, और उसके बाद साथ में क्या डिनोट किया है कि ये स्केलर मैट्रिक्स है आपके पास। स्केलर क्यों है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सेम है। यदि ऐसे ही सेम में बस 1 आ जाए तो 1 का आपने याद रखना है, 1 आपके पास स्केलर ना होकर क्या बन जाएगी, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। मतलब जैसे ये 1 1 1 आ गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बस ये आपने याद रखने लेनी है, और इसको हम I3 से रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रायंगल मैट्रिक्स। ट्रायंगल भी बड़ा आसान सा ही है, और याद रखना ट्रायंगल मैट्रिक्स भी आपके पास किसका पार्ट है, कि स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है, जो अभी अभी हमने किया है। देखो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। जब से हमारे पास स्क्वायर आई है तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने क्या क्या किया, डायगोनल मैट्रिक्स किया। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर का पार्ट होगी। और उसके बाद हमारे पास आई थी यूनिट या आइडेंटिटी, वो भी स्क्वायर का पार्ट रहती है। स्क्वायर का पार्ट क्यों रहती है, क्योंकि डायगोनल की बात आती है तो डायगोनल भी क्या होती है, स्क्वायर होती है। उसके बाद हमने क्या किया, स्केलर भी किसका पार्ट है, स्क्वायर का पार्ट है, जिसका ऑर्डर सेम होंगे हमेशा ही। अभी हम जो बात करने वाले हैं ट्रायंगल में भी आपके पास क्या होगी, ये भी एक स्क्वायर का ही पार्ट है। और याद रखना ट्रायंगल 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है अपर ट्रायंगल और एक होती है लोअर ट्रायंगल। अपर ट्रायंगल की बात करते हैं तो कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने, बहुत आसान सा है। देखो क्या लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर 0। बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल्स हमारे पास यही होता है मैट्रिक्स के बीच में, जिसकी हम बात कर रहे थे, जो ये लिखा होता है A11 A22 और
3 3, ये पहला एलिमेंट जो होता है 1 1 होता है, उसके बीच का जो A 2 2 होता है और लास्ट में जो A 3 3 होता है। कहते हैं ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके नीचे के सारे एलिमेंट क्या हों, जीरो हों, तो वो क्या कहलाती है, अपर ट्रायंगल कहलाती है। मतलब क्या है देखो, इसको दोबारा से बना के दिखाता हूँ। मान लो ये लिखा 1 2 3 4 5 6। अब आपके पास इस मैट्रिक्स में ऊपर की तरफ ध्यान से देखो, एक एलिमेंट से ट्रायंगल बन रही है ना, तो इसी का नाम होता है अपर ट्रायंगल। और निचले के जो सारे सारे एलिमेंट है वो क्या होते हैं, जीरो। तो यहाँ पे सिंपल सी बात इन्होंने लिखी है, ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल। ये बिलो, ये है प्रिंसिपल डायगोनल। इस प्रिंसिपल डायगोनल्स के बिलो, बिलो मतलब नीचे, तो सारे के सारे जो एलिमेंट है वो क्या हो, जीरो हो। जैसे देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल्स के नीचे के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या है, जीरो है, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल आपके पास ये हो जाती है 1 -1 और 2, इसके नीचे का एलिमेंट जीरो है। तो ऊपर की तरफ देखिए एक ट्रायंगल बन रही है, तो इसी के नाम से इसका डिनोट किया जाता है अपर ट्रायंगल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे इसका दूसरा पार्ट होता है बिलो ट्रायंगल। तो अब क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल्स के ऊपर के एलिमेंट जीरो होंगे और जो ट्रायंगल है वो कहाँ बन रही होगी, नीचे की तरफ बन रही होगी। ये देखो, ये कि नीचे की तरफ डायगोनल से ट्रायंगल बनी जा रही है और ऊपर सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो उसका रिवर्स है। तो क्या लिखता है, ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स अबव, अब का मतलब ऊपर द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर जीरो इज कॉल्ड ए लोअर ट्रायंगल। मतलब नीचे की तरफ एक ट्रायंगल बनती है और ऊपर सारे सारे डिजिट सॉरी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, जीरो हो जाते हैं। तो ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इसके नाम से ही स्पष्ट है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। नल का मतलब होता है खाली और जीरो का मतलब होता है जीरो, मतलब जिसके एलिमेंट्स, जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो वो क्या कहलाती है आपके पास, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। और इसको हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, ये भी याद रख लेना। आइडेंटिटी को I2 I3 से डिनोट किया था, इसको कैसे डिनोट करते हैं, ओ से। तो लास्ट में लिखा हुआ है ओ एम मल्टीपल बाई एन, तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं। क्या लिखता है, ए मैट्रिक्स स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, मतलब कोई सी भी हो सकती है, वो स्क्वायर भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है आपके पास। ए मैट्रिक्स स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इज सेड टू बी द जीरो और नल मैट्रिक्स इफ यदि ईच ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब सारे एलिमेंट उसके जीरो होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक मैट्रिक्स हम लिख रहे थे 0 0 0 0 0 उसके बाद 1 आ गया, तो ये आपके पास जीरो मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसके ऑल एलिमेंट्स आर नॉट जीरो, वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स थे वो जीरो नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स। अब हमारे पास दो ही रह जाती है, कंपेरेबल आती है और एक इक्वल मैट्रिक्स आती है। देखो दोनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, उस कंफ्यूजन को ध्यान से सुनो। आपके पास कंपेयर जब करना है या आपको इक्वल मैट्रिक्स देखनी है, तो कम से कम दो मैट्रिक्स होने बहुत जरूरी है, क्योंकि दो मैट्रिक्स की हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। और इक्वल भी तभी आ सकता है कि जब आपके पास कम से कम दो मैट्रिक्स हो, या क्योंकि दो मैट्रिक्स से नीचे यदि आपके पास मैट्रिक्स है तो हम उसको ना तो किसी मैट्रिक्स के इक्वल कर सकते हैं, ना ही हम उसमें क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो इस कंपेरेबल मैट्रिक्स की बात करते हैं। कंपेरेबल मैट्रिक्स में क्या है, देखो इन्होंने टू मैट्रिक्स माने ए, तो ए में क्या लिख लिया, ए आई जे कोई आपके पास एक मैट्रिक्स हो जाती है, और बी में भी बी आई जे आपके पास एक मैट्रिक्स हो जाती है। कहता है आर सेड टू बी द कंपेरेबल ओनली व्हेन दे आर द सेम ऑर्डर। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है आपने कि हम किसी मैट्रिक्स को कंपेयर तब कर सकते हैं जब उन दोनों के आपस में क्या होंगे, ऑर्डर सेम होंगे। देखो ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है क्या है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये टॉपिक आसानी से समझ में आ चुका होगा कि ऑर्डर और कॉलम्स, सॉरी ऑर्डर्स कैसे बनते हैं, जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रो मल्टीपल बाय नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। रो को हम एम से डिनोट करते हैं और कॉलम्स को हम एन से एम से डिनोट करते हैं, सॉरी। तो हमारे पास इसके बीच में रो कितनी है, टू, और कॉलम कितने हैं, थ्री। तो ऑर्डर क्या हो जाता है, 2 × 3। ऐसे सेकंड की बात करते हैं तो रो कितनी है, टू, और कॉलम कितने हैं, थ्री। तो ये भी क्या हो जाता है, 2 × 3। जब तक दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यदि इस क्वेश्चन की बात करें जो इन्होंने दिया हुआ है, तो हमारे पास ध्यान से देखो, इन्होंने जो फर्स्ट मैट्रिक्स ली है आपके पास, उसके बीच में आपको ए आई जे का जो ऑर्डर एम मल्टीपल बाय एन रखा था और दूसरे में क्या रखा था, क्यू मल्टीपल बाय आर। यदि हम ध्यान से देखते हैं तो पहले वाली जो एम है रो है और दूसरे वाली की जो रो है वो क्यू है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इक्वल क्यों है, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स में ए में जो एम है वो रो है, और रो फर्स्ट में कितनी है, टू, और सेकंड में भी कितनी है, टू। तो इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट में एम लिखा था वो बराबर है किसके, क्यू के। और यदि सेकंड की बात करते हैं तो एन मल्टीपल बाय एन और आर लिखा हुआ था, एक में एन और एक में आर। तो ये भी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इक्वल क्यों है, क्योंकि जो फर्स्ट का एन था वो कॉलम था, फर्स्ट में कॉलम कितने हैं, थ्री, और जो आर था वो क्या था, सेकंड का कॉलम था, तो सेकंड में भी कॉलम कितने हैं, थ्री, यानी कि ये भी थ्री और ये भी थ्री। तो ये भी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो कंपेरेबल करने के लिए आपके पास सबसे पहली बात क्या आती है कि ऑर्डर जो है दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखो जैसे मैं आपके पास एक एग्जांपल लेता हूँ और उस एग्जांपल से करके देखते हैं उसको। जैसे हमने एक ए मैट्रिक्स मानी और ए मैट्रिक्स में था हमारे पास 1 2 3 4। उसके बाद एक बी मैट्रिक्स मानी, बी मैट्रिक्स में मैं मान लेता हूँ 1 3 4 5 6 7। सॉरी ये कैंसिल हो जाता है, इसको दोबारा से कर लेते हैं।
जैसे हमने एक मैट्रिक्स मानी थी 1 2 3 4, और बी मैट्रिक्स की हम बात कर रहे थे, इसके बीच में था हमारे पास 1 3 4 मान लेते हैं, 5 6 7 मान लेते हैं। देखो कंपैरिजन में क्या होता है, सबसे पहले हम ऑर्डर देखते हैं। इसका ऑर्डर 2 मल्टीपल बाय 2 है, इसका ऑर्डर क्या 2 मल्टीपल बाय 3 है, और रो रो के साथ इक्वल तो है लेकिन कॉलम कॉलम के साथ इक्वल नहीं है। तो अब हम इसको कंपैरिजन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो बताता हूँ आप लोगों को। देखो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट जो होता है, जैसे ये इस मैट्रिक्स का A11 है, A11 हमारे पास क्या है 1। ये B की बात कर रहे थे तो इसको B से डिनोट कर लेते हैं, B11 हमारे पास कितना है 1। ऐसे इसमें बात करते हैं तो A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या हो जाता है 2। ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट ये आ जाएगा आपके पास 2। तो ऐसे इसमें बात करते हैं B12 क्या हो जाएगा 3, लेकिन इसमें एक B13 भी है, वो क्या है 4। हम जब कंपैरिजन करते हैं तो इसकी 1 1 की 1 1 के साथ करते हैं, 1 2 की 1 2 के साथ करते हैं, तो इस 1 3 की किसके साथ करेंगे जब इधर कंपैरिजन के लिए कुछ नहीं है। तो याद रखना हम कंपैरिजन तभी कर पाते हैं जब उसके ऑर्डर क्या हो, सेम हो दोनों के, अदरवाइज नहीं। जैसे इस मैट्रिक्स में बात करें तो हमने क्या याद रखना है, कंपैरिजन हम तभी कर पाएंगे जब उसके ऑर्डर सेम हो। उसके बाद एक एग्जांपल और आप लोगों के लिए इसके लिए लेता हूँ। मान लो ये देखो आपके पास ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा हुआ है। ये तो होगी आपके पास ए मैट्रिक्स। ऐसे ही एक बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स में हमारे पास लिखा हुआ है 1 2 3 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 है। कंपैरिजन या इक्वल मैट्रिक्स हम क्या करते हैं, किसी भी अनकॉन्स्टेंट नंबर्स की वैल्यू निकालते हैं। जैसे A11 को A11 से कंपैरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। ऐसे यदि बी को A12 को 1 2 से कंपैरिजन करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ गई 2। लेकिन यहाँ पे जो 5 है इसकी किसके साथ कंपेयर करें, नहीं कर सकते ना किसी के साथ, क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है या एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये कंपेरेबल मैट्रिक्स नहीं है जिससे हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो यदि ये ना होता, यदि ये दो नंबर्स ना होते तब ये कंपेरेबल मैट्रिक्स थी, क्योंकि ये भी 2 इंटू 2 के ऑर्डर में जानी थी और ये भी 2 इंटू 2 के ऑर्डर इसमें हो जाती। नेक्स्ट की बात करते हैं, लास्ट जो टॉपिक हमारा इसका है वो है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स भी कंपेरेबल मैट्रिक्स का एक पार्ट आती है, जिसके बीच में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो क्या है। देखो सबसे पहले तो वही आता है कि दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दो में इन्होंने एग्जांपल लास्ट में दिए हैं 3 7 8 और 2 1 0 से एक मैट्रिक्स बनाई है जिसका ऑर्डर क्या है 2 मल्टीपल बाय 3। एक मैट्रिक्स और बनाइए जिसका ऑर्डर भी क्या है 2 मल्टीपल बाय 3। मतलब ये ऑर्डर और ये ऑर्डर दोनों सेम है ना, एक इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है और एक इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो दूसरा क्या कहता है, the elements in the corresponding positions of the two matrix are equal aij or bij for the all ai for all a i and j। तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे जो एलिमेंट है ना वो एक दूसरे के कोरोस्पोंडिंग भी होने चाहिए। वो कैसे, वो बताता हूँ। देखो आप लोगों को 8 के कोरोस्पोंडिंग क्या है बी, जो मैं अभी आपके बाद पीछे बात करके आए थे। 7 के साथ कोरोस्पोंडिंग में क्या है 7, 3 के साथ क्या है ए, 2 के साथ 2, 1 के साथ 1 और 0 के साथ सी। ये आपस में हैं। जो 3 के साथ मैंने ए किया है वो क्यों किया है, क्योंकि वो दोनों के दोनों A11 बराबर हैं, दूसरे में यदि बी मानते हैं तो B11 के। उसके बाद A12 बराबर है किसके, B12 के। ऐसे ही A13 बराबर है किसके, B13 के। फिर ऐसे ही A21 बराबर है किसके, B21 के। तो ये कंपेरेबल मैट्रिक्स का एक पार्ट बन जाता है आपके पास। और यदि हम इसको कंपेयर की यदि बात करें तो कंपेयर कैसे कर पा रहे हैं, देखो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, इसके A11 में 7 है, इसमें भी क्या है 7, इसमें 2 में 1 है, इसमें 2 में क्या है 1, इसमें 2 1 में 2 है, इसमें भी 2 1 में 2 है। तो ये आपस में कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट आ रहे हैं सेम नंबर्स पे। तो इस प्रकार से यदि हम चाहें तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 कंपेरिजन करके इसको, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, और ऐसे ही सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो बस ये हमें इसकी वैल्यू से निकालनी थी, इसको बात करेंगे एक्सरसाइज के बीच में। और आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक कंप्लीट हो जाता है। ये मैट्रिक्स का जो बेसिक था आप लोगों को आज करवाने का एक मेन पर्पस जो था। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो वीडियोस हमने प्रोवाइड करी है ये समझ में आ गई होगी। और फर्स्ट टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा, तो आप इस वीडियोस को कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा बार जितना आपके पास हो सके तो इसको देख लेना। अभी जो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोगों को तभी समझ में आएंगे जब इसका बेसिक जो हमने करवाया वो सारे का सारा आपको क्लियर हो। तो उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियोस को 3 से 4 बार देखना, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट करके नीचे जरूर बता देना। और इस चैनल को जो आपके पास है इसको सब्सक्राइब कर लो। ये ऑफिशियल गुरी के नाम से है, ऑफिशियल स्पेस देके गुरी GURRI। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दो। और इसके साथ साथ क्या होगा, सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा आप लोगों को होगा कि जैसे मैं इस चैनल्स के ऊपर जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा तो वो आपके पास
आपके फ़ोन पे आ जाएगी। और बेल आइकन के बटन को शो कर लेना उसके बीच में, उसको जब आप ऑन करोगे, बेल आइकन का बटन ऑन करते ही आपके पास एक नोटिफिकेशन मिल जाती है कि कोई वीडियो जो है चैनल्स पे नहीं डाली गई है, जिससे कई बार क्या होता है आपको इन्फॉर्म भी ना किया जाए तो आप उसको आसानी से देख लो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।